हाय एवरीवन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। वो है अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये इम्पॉर्टेंट है ही क्यों। क्योंकि ये चैप्टर है बहुत स्मॉल, इसमें लगने वाला है बहुत कम टाइम और ये आपको मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकता है। ये स्कोर बूस्टर हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम टाइम पे आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, मतलब आपका स्कोर बूस्टर हो गया है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सिलेबस में जिसको करने में कंप्लीट बहुत टाइम लग जाएगा और उसकी जो वेटेज है और जो इस चैप्टर की वेटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसका मतलब है कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा स्कोर करने का मौका मिल रहा है तो वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर है बोनस शेयर्स। इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। सारा जो भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस हम करेंगे और साथ में एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊँ फिर एमसीक्यूज अलग से पढ़ाऊँ तो कोई फायदा नहीं है, और रिवीजन के नोट्स फिर मैं आपको अलग से दूँ तो कोई फायदा नहीं है। एक चैप्टर एक ही पीडीएफ में खत्म करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज देखेंगे, क्रिस्प नोट्स भी दे दूंगा तो रिवीजन के लिए भी आपके लिए ईजी होगा। तो रिवीजन के लिए आपको यही पीडीएफ बार बार पढ़नी है और कुछ हाथ नहीं लगाना है और कोई सोर्स हाथ नहीं लगाना है। एक ही सोर्स में कॉन्सेप्ट भी, एमसीक्यूज भी, नोट्स भी। ठीक है भाई, शुरू करते हैं कि बोनस इशू होता ही क्या है या फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं। पहली चीज, बोनस इशू मींस एन इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब बोनस शेयर्स का मतलब ये है या बोनस इशू का मतलब ये है कि हमारी मान लो कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम है AB लिमिटेड और हमारी कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कुछ, मान लो ABCD। ठीक है, अब ABCD के पास कुछ एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। जो इनके पास शेयर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे अगर मैं इनको एडिशनल शेयर्स भी इशू कर दूं फ्री में, हम अगर इनको एडिशनल शेयर्स इशू कर दें फ्री में विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है, एडिशनल शेयर्स दे रहे हैं फ्री में, तो इन शेयर्स को बोलते हैं हम बोनस शेयर्स को इशू करना। इनको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स को इशू करना। सिंपल है भाई। अब बोनस शेयर्स आर इशूड अकॉर्डिंग टू ईच शेयर होल्डर स्टेक इन दी कंपनी। ये मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो, मान लो जो बोनस इशू जो हुआ है वो हुआ है 1:4 के रेशियो में। चलो हटाओ, 1:1 के रेशियो में हुआ है। सिंपल लेते हैं, मतलब एक बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो किस शेयर होल्डर को? जिसके पास एक शेयर है। ये जो पहला वाला वन है वो दिखा रहा है इतने बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो जिसके पास ऑलरेडी, ये सेकंड वाला जो वन लिखा है जिसके पास ऑलरेडी एक शेयर है। तो मान लो ए के पास 250 शेयर हैं, बी के पास 500 हैं, सी के पास 1000 हैं और डी के पास 100 हैं, मान लो 100 है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं ए बी सी और डी के पास। तो 1:1 का है ना रेशियो, इसका मतलब है जिसके पास 250 हैं उसको 250 एडिशनल शेयर्स फ्री में इशू हो जाएंगे, तो ये बोनस शेयर्स हो गए। जिसके पास 500 है उसको 500 इशू हो जाएंगे, जिसके पास 1000 है उसको 1000 हो जाएंगे, जिसके पास 100 है उसको 100 शेयर्स फ्री में इशू हो जाएंगे। अगर मैं रेशियो को चेंज कर दूं, अगर मैं रेशियो को ले लूं 1:2, इसका मतलब ये है सिंपल कि 1 एडिशनल फ्री शेयर्स आप इशू कर रहे हो जिस शेयर होल्डर के पास 2 शेयर हैं। एग्जिस्टिंग 2 शेयर पे आप एक शेयर फ्री का दे रहे हो। इसका मतलब जिसके पास 250 शेयर्स हैं उसको आप कितने शेयर इशू करोगे फ्री के? बोनस शेयर्स कितने इशू करोगे? 125, इजी। जिसके पास 500 शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग उसको आप करोगे 250। भाई 1:2 की रेशियो में कर रहे हो ना, मतलब एक शेयर नया इशू कर रहे हो 2 शेयर ऑलरेडी होने पर। तो क्या करोगे भाई, 1:2 है तो 1:2 निकाल लो, इसका क्या दिक्कत है, 1/2 कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके पास 1000 शेयर हैं उसको आप करोगे 500 शेयर्स इशू, जिसके पास 100 हैं उसको करोगे फ्री शेयर्स कितने? 500 इशू। क्लियर है? सिंपल है भाई। चलो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बोनस इशू ऑफ 1:1 मीन्स दैट अ कंपनी इज गोइंग टू गिव 1 एडिशनल शेयर फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1 शेयर। एक एग्जिस्टिंग शेयर है उसके बदले मैं आपको एक और शेयर फ्री में दूंगा। अगर 1:5 है इसका मतलब है 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स पे आपको एक शेयर एडिशन मिलेगा। सिंपल। अगर X:Y है मतलब Y एग्जिस्टिंग शेयर्स पे एक एडिशनल शेयर्स आपको इशू कर दूंगा। अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये रही। ठीक है, मैंने कहा था नोट भी आपको दे दूंगा। तो क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर इन अ कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। खत्म कहानी।
जो नए शेयर्स हैं उनको इश्यू करना बिना किसी कॉस्ट पे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अभी होल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे शेयर्स को इश्यू करना, उसे बोलते हैं बोनस इश्यू। ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई एमसीक्यूज पे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है हम सब डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अ कंपनी अनाउंसेस अ बोनस इश्यू ऑफ 3:2, मतलब in the ratio of 3:2. If a shareholder currently holds 1000 shares, how many bonus shares will be allocated to them? अरे बड़ा इजी है, पेन एक्टिवेट करता हूँ मैं। 3:2 का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग आपके पास जो एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स हैं उनके बदले में आपको कितने मिल रहे हैं? 3 शेयर्स और मिल रहे हैं। एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स पे 3 शेयर्स और मिल रहे हैं, तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दोगे, या फिर जो भी रेशियो होता है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 1000 है मल्टीप्लाइड बाय 3/2 कर दो, सिंपल बात तो वही है। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, कितना आ गया? 1500 शेयर्स। तो कितने बोनस शेयर्स एलोकेट करोगे उन लोगों को जिसके पास 1000 शेयर्स हैं? बड़ा सिंपल हो गया भाई, 1500 शेयर्स आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बड़ा ईजी था। ठीक है, चलो ये देखो लिखा है ना। सो इट मीन्स 1500 मोर शेयर्स वुड बी एलोकेटेड फॉर एनी शेयर होल्डर हु इज ऑलरेडी हैविंग दी 1000 शेयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नए वाले शेयर्स कितने इशू करोगे, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। इफ अ बोनस इशू इज 3:2, पेन एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बिफोर द बोनस इश्यूज आर 1000। तो पहले थे 1000, बोनस इश्यू किया गया 3:2। ठीक है, तो कितना आ गया बोनस इश्यू? 1500 बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, ये नहीं बोल रहा है कि बोनस शेयर्स कितने होंगे, नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर द बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू हुआ था 1500 शेयर का, और पहले आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 1000 थे, दोनों को प्लस कर दो भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1500 प्लस 1000, इट इज गोइंग टू बी 2500 शेयर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। इस तरह से हम सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मजा आ जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो आंसर क्या है, 2500 शेयर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी हैज इशूड टोटल ऑफ 300 शेयर्स एंड दे आर ओनली इशूड टू राम एंड श्याम। सिर्फ 2 लोग हैं, उन्हीं को शेयर्स इशू हुए हैं। राम एंड श्याम करेंटली हेल्ड 100 शेयर्स एंड 200 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। राम है और श्याम है, ठीक है। राम के पास है 100 शेयर्स, श्याम के पास है 200 शेयर्स, टोटल 300 शेयर्स ही हैं अभी, ठीक है। लेकिन बोल रहा है जब बोनस इश्यू किया गया, किस रेशो में कर रहे हो? 1:5 के रेशो में। व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय राम। अब ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या कह रहा है। लॉजिक कह रहा है अगर आप बोनस इश्यू 1:5 का देते भी हो, 1:5 का मतलब क्या होता है, अगर भाई 100 शेयर्स ऑलरेडी राम के पास हैं तो 1/5 कर दोगे तो कितने बोनस इश्यू राम को मिलेंगे वो आ जाएगा। मतलब कितने मिलेंगे भाई, 5 2 से 10 हो गया, 20 शेयर्स मिलेंगे एज अ बोनस राम को। शाम को कितने मिलेंगे भाई, शाम को भी ऐसे ही करोगे 1/5 करोगे तो शाम को मिलेंगे 40 शेयर्स। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हुए हैं एडिशनली इशू मिला करके वो 60 हुए हैं, 40 + 20 60। लेकिन अगर मैं सिर्फ राम की बात करूं तो राम के न्यू शेयर्स कितने हो गए 120 और शाम के न्यू शेयर्स कितने हो गए 240 हुए। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय राम। तो पहले परसेंटेज कितना था, पहले राम का था 100, टोटल शेयर्स राम के पास कितने थे 100 थे और टोटल शेयर्स कितने थे 300 थे। इसका मतलब है राम का परसेंटेज कितना था 100/300 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो परसेंटेज था राम का। इसका मतलब है 100/3 33.33% राम के पास शेयर्स थे। श्याम के पास कितना था, श्याम के पास आप कहोगे सर 200 थे आउट ऑफ 300, यही तो था। तो इसका मतलब कितना हो गया 200/3, इसका मतलब है 66.66% शेयर थे किसके पास, शाम के पास। अब जो हमने नए शेयर्स निकाले हैं बोनस इश्यू को ऐड करने के बाद, उसको भी जब निकालोगे ना तब भी यही परसेंट आएगा। मतलब 120 राम के पास हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए अब
120 प्लस 240, यही तो हुआ है 120 प्लस 240 एंड इट इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो कितना आ गया 1/3, फिर से आ गया 1/3 को परसेंटेज में करोगे कितना आ जाएगा भाई 33.33%। मतलब जो शेयर होल्डिंग पहले थी वही राम की अब भी है। इसी तरह से शाम की जो पहले 66.66 थी अभी भी शाम की वही होगी, चेक करके देख लो चाहो तो। शाम का कितना है 240 है और टोटल कितने हैं 360 है। 12 से डिवाइड करो, 12 2 24, 12 3 से 36, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा 66.66%। मतलब कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट समझो कि पहले जो शेयर होल्डिंग था वही शेयर होल्डिंग अभी भी हो गई। मतलब शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होती है बोनस इशू के बाद, क्योंकि बोनस इशू में आप जो शेयर्स को अलॉट कर रहे हो, जो इश्यूज कर रहे हो, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ही कर रहे हो। चाहे बोनस इशू 1:5 हो, चाहे बोनस इशू 2:3 हो, चाहे बोनस इशू 5:10 हो, जो आपका इंपैक्ट पड़ेगा परसेंटेज ऑफ शेयर्स में वो कुछ नहीं पड़ेगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ई, नो चेंज इन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो आप कहोगे सर आपने इतनी पूरी कैलकुलेशन करके क्यों बताई जब कोई परसेंटेज चेंज ही नहीं होना था? क्योंकि मैं मैथमेटिकली आपको डेराइव करना चाहता था आपके लिए, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। मैंने बोल दिया कि भाई कोई चेंज नहीं पड़ता, आप कहोगे नहीं सर दिखाओ कैसे, तो इसीलिए मैंने शो करने के लिए मैथमेटिकली शो कर दिया। मैथमेटिकली तो प्रूव करते हो किसी चीज़ को, तो देख लो मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो कि है प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविजन आपको ध्यान रखने हैं इस चैप्टर में बोनस में? तो 63 सेक्शन है जो कि गवर्न करता है बोनस इश्यूज को। सेक्शन 63 में बहुत सारी बातें लिखी हैं, एक एक करके सारी पढ़ेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो वो किस सोर्स से कर सकते हो। तो 63 अलाउ करता है कंपनी को इशू करना फुली पेड अप बोनस शेयर्स। पहली चीज़, फुली पेड अप बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हो, पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू नहीं करोगे, फुली पेड अप करोगे। ठीक है, फुली पेड अप का मतलब होता है भाई जो सब्सक्राइब, जो आपका फुल वैल्यू है जो शेयर्स की, वही आप पूरी की पूरी कॉल करके पूरी पूरी पेड करवा रहे हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं फुली पेड अप। ठीक है, तो 63 अलाउ करता है आपको कि आप फ्री रिजर्व को यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज़ कर सकते हो। इन तीनों के तीनों रिसोर्स को आप यूज़ कर सकते हो किसके लिए? बोनस इशू को, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। 3 सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से? फ्री रिजर्व। अच्छा, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे रिजर्व्स जो कंपनी के पास पड़े होते हैं किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं पिछले सालों के आते हैं, इस साल का जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये सारा फ्री रिजर्व में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आपने कभी भी शेयर्स इशू किया होगा प्रीमियम पे, मतलब फेस वैल्यू 10 है लेकिन आपने इशू कर दिया 20 रुपये 15 रुपये में, तो 5 रुपये प्रीमियम वैल्यू हो गई, वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब भी कभी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो आप ये अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे बाद में, बट अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। जब ये टॉपिक आएगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका। ठीक है, चलो, तो क्या हम कहाँ थे? इन तीनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है आप क्या यूज़ नहीं कर सकते हो। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। मतलब आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता है कंपनी में। ये क्या होता है? जब भी कभी आप असेट को रीवैल्यू करते हो, मान लो अभी असेट की वैल्यू है 1 लाख रुपए, आपने इसको रीवैल्यू किया 3 लाख रुपए हो गई, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए से। रिजर्व बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है इसकी 2 लाख रुपए। इस रिजर्व को आप यूज़ नहीं कर सकते हो बोनस इशू में। बोनस इशू में आप सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज़ करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करोगे और CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज़ करोगे। ठीक है, अब आगे 63 प्रोविजंस और भी चीज़ें कहता है। क्या ये कहता है? नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट का मतलब यही है कि भाई हम फ्री रिजर्व था, हमारा प्रॉफिट था, इसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। कैपिटलाइज मतलब इसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा? कि हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल तो बढ़ा लो ना अपना, तो इनडायरेक्टली आप बोनस इशू जब करते हो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल सकते हो। इसलिए लिखा है नो कंपनी शैल capitalize its profits or reserve for the purpose of issuing
फुली पेड अप बोनस शेयर्स अंडर सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है बट आपको सबसेक्शन याद नहीं करना है, अनलेस मतलब ये कंडीशंस लिखी हुई हैं कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको फुलफिल करने पर ही आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। पहली कंडीशन है ऑथराइज बाय द आर्टिकल, ये पहली कंडीशन है, मतलब ये बोनस शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो ये आर्टिकल्स ऑथराइज करता हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है आपका, ये भी पहले सिखा चुका हूँ मैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जहाँ पे कंपनी के बाय रूल्स लिखे होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट है जहाँ कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं, उसमें अगर ऑथराइज नहीं है तो आप इशू नहीं कर सकते, अगर ऑथराइज है तभी कर सकते हो। ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग में ऑथराइज होना चाहिए कि हाँ भाई बोनस इशू हम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, कंपनी को डिफ़ॉल्ट नहीं करना है किसी भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में या फिर फिक्स डिपॉजिट की प्रिंसिपल की रीपेमेंट में, या फिर कोई भी डेट सिक्योरिटीज़ डिबेंचर वगैरह इशू किया है और उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई है लेकिन कंपनी ने उस पर डिफ़ॉल्ट अगर कर दिया तो वो बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर पाएगी। भाई गवर्नमेंट बोलेगी ना भाई पहले जो तुम डिफ़ॉल्ट कर रहे हो उसको तो पैसा वापस करो, बोनस इशू तो आप फ्री में इशू कर दे रहे हो, उसके पहले जो डेट का पैसा है वो तो वापस करो। तो कंपनी को डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, जो भी उसने डेट लिया है या फिर जो फिक्स डिपॉजिट लिए हैं वो उसने रिफंड अच्छे से किया हो, उसका प्रिंसिपल पेमेंट किया हो, ठीक है, या फिर कोई भी डिबेंचर कोई भी डेट सिक्योरिटी इशू किए हो वो भी उसने प्रॉपरली वापस की हो, उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज पे डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का, लिखा ना, कंपनी नॉट डिफॉल्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर एम्प्लॉयज़, जैसे ईपीएफओ की पेमेंट होती है, मतलब ईपीएफ की पेमेंट होती है, कुछ पेमेंट एम्प्लॉय करता है कुछ पेमेंट एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय के बिहाफ में, वहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, वहाँ पे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तभी वो बोनस शेयर्स को इशू कर सकता है। पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग आर मेड फुली पेड अप, मतलब अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स तब होते हैं जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल इक्वल ना हो तो, तब उसको बोलते हैं पार्टली पेड अप। मान लो जो आपका फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है लेकिन जो आपने कॉल किया था वो 7 रुपये किया है, तो ये क्या है, पार्टली पेड अप है अभी। या फिर आपका 10 रुपये फेस वैल्यू था, आपने 10 रुपये कॉल कर लिया है लेकिन आपको मिले सिर्फ 8 रुपये हैं, तो ये भी पार्टली पेड अप में आएगा, ये फुली पेड अप में नहीं आएगा क्योंकि आपने मांगे ही नहीं थे, 8 रुपये मांगे, 8 रुपये पूरे मिल गए, तो इसका मतलब है फुली पेड अप है। नहीं, फुली पेड अप नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और मांगे आपने सिर्फ 8 थे। तो जब पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उसको पहले फुली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। तो ये 5 कंडीशन मेन है। इसके अलावा सेक्शन 63 ये भी कहता है कि कंपनी ने अगर एक बार अनाउंस कर दिया, बोर्ड का डिसीजन हो गया, अगर बोर्ड मतलब बोर्ड डायरेक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं ना बोनस इशू, उसके बाद जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, उसके बाद जनरल मीटिंग में फाइनलाइज होता है, लेकिन अप्रूव शुरुआत का जो अप्रूवल होता है वो बोर्ड करता है। बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया बोनस इशू को, तो कह रहा है एक बार रिकमेंड कर दिया तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 63 के प्रोविजन ये भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बोलता है प्रोविजन, वो ये बोलता है कि टेबल एफ है हमारे पास, शेड्यूल 1 में टेबल एफ बनी होती है, टेबल एफ है शेड्यूल 1 में, वो ये कहती है कि फ्री रिजर्व्स का आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई अनपेड अमाउंट है शेयर्स में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है। पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर अनपेड शेयर्स हैं तो आप बोनस शेयर्स को इशू कर ही नहीं सकते हो, तो अनपेड को फुली पेड अप बनाने के लिए पहले आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वो रुपए आप कहाँ से लाओगे, वो फ्री रिजर्व से लाओगे, फ्री रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हो। जो अनपेड, अभी हम इसका एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी, एमसीक्यू भी करेंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर उनके पास पार्टली पेड अप शेयर्स पड़े हुए हैं, कुछ अनपेड है, कुछ पेमेंट नहीं हुई है, उसको फुली पेड अप बनाने के लिए आप फ्री रिजर्व्स का अमाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि फ्री रिजर्व को आप यूज़ कर सकते हो फॉर पेइंग अप अमाउंट्स अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब फ्री रिजर्व को यूज़ करोगे आप, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और CRR को यूज़ नहीं कर सकते आप। जो अनपेड शेयर्स को आप फुली पेड अप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम को और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज़ नहीं कर सकते, खाली फ्री रिजर्व को करोगे। हाँ, लेकिन अगर बोनस इशू करना है, बोनस शेयर्स को इशू करना है बाद में, फुली पेड अप बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स आप इशू करोगे, तब आप तीनों ही सोर्स यूज़ कर सकते हो, CRR भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, फ्री रिजर्व भी। लेकिन जो अभी पार्टली पेड अप हैं उनको फुली बनाने के लिए ये भी एक तरह का बोनस ही दे रहे हो, उसको फुल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप खाली फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ओके, चलो अब बोनस इशू का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, इसको समझते हैं।
पहली चीज़ कि फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बोनस इशू के बाद। अब आप कहोगे कैसे? अरे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, पहले 10 रुपये का फेस वैल्यू था, अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपये की बनेगी। फेस वैल्यू में थोड़ी कुछ चेंज कर रहे हो, वो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू अभी भी वही है। ठीक है। इशूइंग बोनस शेयर डज नॉट इन्वॉल्व कैश फ्लो, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री में देते हो आप, कोई कैश फ्लो नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इंपैक्ट कैश फ्लो में नहीं होता है। अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा मैं। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी मैंने आपको बताया था। भाई आप फ्री रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में, फ्री रिजर्व का अमाउंट यूज़ कर रहे हो ना, उसी अमाउंट को तो यूज़ करके आप फ्री में शेयर्स इशू कर रहे हो, तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। फ्री रिजर्व को आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल बना दिया आपने। ठीक है। और जब भी हम बोनस शेयर्स को इशू करते हैं तो नेटवर्थ में भी कोई चेंज नहीं आता है, मतलब शेयर होल्डर्स के फंड में भी कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर के फंड में आपका शेयर कैपिटल भी होता है और साथ में फ्री रिजर्व्स भी होते हैं, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी होता है। तो भाई आप कर क्या रहे हो, जब आप बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो, आप सिंपली कर ये रहे हो कि फ्री रिजर्व से ट्रांसफर कर रहे हो, फ्री रिजर्व से ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में अमाउंट, और क्या कर रहे हो, तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड, टोटल नेटवर्थ तो सेम रहेगी ना। एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये एग्जांपल है। कंपनी ने इशू किए 100 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 पे और प्रीमियम 40 पे। एग्जांपल बड़े ध्यान सुनो, समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी सा एग्जांपल है। शेयर कैपिटल 1000 है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या है 1000 है, और कैश आपका 10,000 है। ठीक, अब मान लो कि बोनस इशू किया गया, इसी कंपनी ने बोनस इशू किया, और कंपनी ने देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम में 4000 रुपये थे, रिटेन अर्निंग्स जो फ्री रिजर्व्स थे 1000 थे, जनरल रिजर्व भी आपके फ्री रिजर्व में आते हैं 1000 है, और CRR आपका 2000 है। कंपनी ने किया बोनस इशू 1:1 का, एक शेयर पे एक एडिशनल शेयर दे रहा है फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। ठीक है, और मतलब कितने शेयर्स जो हैं बोनस इशू होंगे, देखो 100 शेयर्स थे 10 रुपीज़ के, तो 1:1 है, तो मतलब 100 एडिशनल शेयर्स एज अ बोनस आप इशू कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया कि 100 एडिशनल शेयर्स आप इशू कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को। तो बोल रहा है कि क्या चेंज होगा बैलेंस शीट में, क्या चेंज होगा, इसको देखते हैं हम। नाउ इन द बुक्स ऑफ द कंपनी देयर वुड बी 200 शेयर्स। अब जो नई बुक बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी, 100 तो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, 100 आपने एडिशनल बोनस शेयर्स को इशू कर दिया, टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 200, टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 200, और फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो शेयर कैपिटल देखो बढ़ गया 2000, कितने से बढ़ा 1000 रुपये से, पहले 1000 था, अब 1000 रुपये और बढ़ गया बोनस शेयर्स की वजह से, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया ना। लेकिन इस शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए 1000 रुपये बढ़ाओगे कहाँ से, कैश तो ले नहीं रहे हो, कैश तो उतने का उतना ही है। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही तो असेट को भी बढ़ना पड़ेगा, पर लाइबिलिटी का एक आइटम बढ़ रहा है यहाँ पे 1000 रुपये से, तो इसका मतलब है दूसरे आइटम को कम होना पड़ेगा। किस आइटम को कम करोगे, जनरल रिजर्व को कम कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि जनरल रिजर्व को यूज़ करो या रिटेन अर्निंग्स को यूज़ करो। फ्री रिजर्व को यूज़ कर सकते हो ना, फ्री रिजर्व यही दोनों होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR फ्री रिजर्व नहीं होते हैं, ये फ्री रिजर्व होते हैं, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का 1000 हमने यूज़ कर लिया और शेयर कैपिटल में डाल दिया, तो देखो जनरल रिजर्व कितना बचा है अब, 0। कितना बचा है 0। तो कर क्या रहे हो पूरे बोनस इशू में, कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से ट्रांसफर कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए नाम है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर CRR से ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो पहले के पॉइंट से समझ में आए, अब बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन क्यों बोलते हैं, कैश फ्लो तो होता नहीं है, फेस वैल्यू सेम रहती है, नेटवर्थ सेम है, नेटवर्थ सेम है ना, ये नेटवर्थ ही तो है, और क्या है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, इसको मिला दोगे और इसको मिला दोगे तो नेटवर्थ तो सेम आएगी, जो पहले था प्लस करके वही अभी भी आएगा, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, यहाँ से 1000 गया और यहाँ पे ऐड हो गया, इन सबको ऐड करोगे सेम आएगा, इन सबको ऐड करो भी वही आएगा। अब समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि नेटवर्थ सेम रहती है, शेयर होल्डर्स फंड सेम रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस के बारे में बोल रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहेगा बोनस इशू के पहले और बोनस इशू के बाद में। तो पहला डाउट तो आपका ये होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता ही क्या है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है टोटल मार्केट वैल्यू, जो आपकी शेयर मार्केट में आपके जो शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, टोटल मार्केट वैल्यू। कह रहा है बोनस इशू के पहले और बोनस इशू के बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल मार्केट वैल्यू सेम रहती है।
क्या रहती है, सेम रहती है। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टोटल शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये सेम रहेगा पहले और बाद में। अब आपका डाउट होगा सर पहले शेयर्स कम थे, बोनस शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स तो बढ़ गए, टोटल शेयर्स तो बढ़ गए, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम कैसे रहेगा? गुड क्वेश्चन। भाई शेयर्स बढ़ गए तो भाई मार्केट प्राइस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सप्लाई बढ़ गई ना शेयर्स की, तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, इसीलिए मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले और बाद में सेम रहेगा। इसका भी एग्जांपल देखो, फिर मैं वापस से इस स्लाइड में आऊँगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देखो, देखो ये एग्जांपल वही है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो हर कॉन्सेप्ट का आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एमसीक्यू करोगे, तभी तो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना कि कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सपोज अ कंपनी हैड अर्लियर इशूड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। एक कंपनी थी, उसने 100 शेयर्स को इशू किया है, पहले की जो उसने इशुएंस की है वो 100 शेयर्स की 100 शेयर्स की है 10 रुपीज़ में, ठीक है। मार्केट प्राइस बोल रहा है कितनी है, 80 रुपीज़ है बिफोर बोनस इशू। इसका मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले, बोनस इशू के पहले कितना होगा, 100 शेयर्स इंटू 80, मतलब 8000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है बिफोर बोनस इशू। आफ्टर बोनस इशू भी 8000 ही रहेगा, यही हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो आपके 100 शेयर्स थे बिफोर बोनस इशू, 100 शेयर्स और बढ़ जाएंगे, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे ना, क्योंकि बोनस इशू है 1:1 का। भाई पहले 100 थे, 1:1 का मतलब है 100 और कर दिया आपने, 100 और बोनस शेयर्स को इशू कर दिया, तो नए शेयर्स कितने हो जाएंगे टोटल मिला करके 200, 100 पहले के 100 बोनस 200। मार्केट प्राइस मान लो MP, नई वाली मार्केट प्राइस उसको मान लो MP। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपका 8000 ही रहना है, तो जो मार्केट प्राइस हो जाएगी नई वाली वो कितनी हो जाएगी, 8000 डिवाइड बाय 200, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई 40। सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 40। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, हो गया क्वेश्चन, 40 आंसर है, ठीक है भाई। ठीक, अब वापस से उन कॉन्सेप्ट पे आ जाओ जो हम पढ़ रहे थे, मतलब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट भी देख लो क्या लिखा है, प्रॉफिट विल नॉट चेंज ड्यू टू बोनस शेयर्स। प्रॉफिट चेंज नहीं होगा बोनस शेयर्स की वजह से। अरे भाई प्रॉफिट चेंज नहीं होगा ना, प्रॉफिट से क्या मतलब है, बोनस इशू आप बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो, बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो, उससे प्रॉफिट का क्या मतलब, प्रॉफिट तो निकल चुका है ऑलरेडी। EPS रिड्यूस हो जाएगा। EPS क्या होता है, हम रेशियो एनालिसिस में पढ़ के आ चुके हैं। EPS होता है अर्निंग पर शेयर। वो कैसे निकालते हैं भाई, जो भी अर्निंग अवेलेबल है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को, ठीक है, वो लिखते हैं अर्निंग ऊपर, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब नंबर ऑफ शेयर्स को आप बढ़ा रहे हो क्योंकि बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टोटल जो वैल्यू है, जो EPS की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलो इसका भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन अगला इम्पैक्ट, एक और इम्पैक्ट देख लेते हैं पहले। बोनस को जनरली मार्केट, जो हमारी मार्केट है वो पॉजिटिव स्टेप लेती है, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि देखिए कंपनी के पास बहुत पैसा था, इसीलिए पैसा अपने रिजर्व में नहीं रख रही, पैसा बांट दे रही है, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के काम के लिए, तो पॉजिटिव स्टेप माना जाता है, मार्केट मानती है कि अच्छा स्टेप है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कंपनी हैड अर्लियर इशूड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10। कंपनी ने इशू किए हैं 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10, द मार्केट प्राइस बदल गई, 30 है, देखो मार्केट प्राइस 30 है इस क्वेश्चन में, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में 80 थी, तो मतलब कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर द बोनस इशू कितनी है इस क्वेश्चन में, 3000 है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 3000 है, और ये सेम रहने वाली है आफ्टर द बोनस इशू एज वेल। और बोनस इशू किया गया 1:4 का, मतलब कि 100 शेयर्स थे, 1:4 करोगे 25 एडिशनल शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, 25 बोनस शेयर्स इशू होंगे, तो नए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन गए, पूरे टोटल मिला करके 100 पहले थे, 25 एक्स्ट्रा हो गए, तो अब कितने हो गए 125, 100 + 25 = 125, तो जो नए नंबर ऑफ शेयर हैं 125 हो गए। और जो उसकी मार्केट प्राइस है वो हमें निकालनी है, तो मार्केट प्राइस को आप X मान लो या MP लिख लो, अब दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3000 डिवाइड बाय 125, ठीक है। अब 3000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 × 3 लिख सकता हूँ ना,
तो 125 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 1000 से, तो कितना आना चाहिए, 125 को करोगे अगर डिवाइड, अरे शॉर्टकट के चक्कर में मैं तो रह गया, चलो 3000 से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली। 125 टू ज़ा 250, ठीक है 250 हो गया, तो 50 और 500 बचा, तो 125 4 ज़ा 125 4 ज़ा 500 होता है, ठीक है। ये सब अब टेबल नहीं सीखा, टेबल आप लोग खुद ही पढ़ के समझ जाना, ठीक है। मैंने 125 की टेबल डायरेक्ट ली है, अब वो शॉर्टकट से कर रखा है, आप लोग नॉर्मल कर लेना, 5 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। मैंने सीधे 125 का टेबल पढ़ा है, तो आंसर कितना आ गया, 24 रुपीज़ आ गया, ठीक है। 24 आ गया, 124 नहीं 24 आ गया, ठीक है। देखो हमारा 24 था, इनका भी 24 आ गया मार्केट प्राइस, ठीक। चलो इजी क्वेश्चन है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट। क्या बोल रहा है कि किसको आप यूज नहीं कर सकते हो बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हम पढ़े थे ना हमने, कौन सा रिजर्व आप नहीं यूज कर सकते हो। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप कर सकते हो यूज, तो ये आंसर नहीं है। CRR भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कर सकते हो, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्री रिजर्व भी कर सकते हो, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। तो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये देखो नोट का स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि जब पूरा रिवीजन करो तो एक साथ पूरा रिवाइज होता चले आपका साथ में, ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिक्लेयरिंग एंड इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स। व्हाट इज ट्रू अबाउट डिक्लेयरिंग एंड इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स, जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। असेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। अब हम असेट्स तो ट्रांसफर नहीं करते ना, तो ये गलत ऑप्शन हो गया भाई, ट्रू निकालना है। अब बोनस इश्यू रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंपनीज टोटल असेट एंड लायबिलिटी, नहीं, हम पढ़ के आए थे, याद करो ऊपर बैलेंस शीट, टोटल में कुछ चेंज नहीं हो, टोटल असेट वही था, टोटल लायबिलिटी भी वही था, गलत है। अब बोनस इश्यू इज सेम एज द डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, नहीं, ये बात ध्यान रखना, बोनस इश्यू कांट बी पेड इन लियू ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं कि डिविडेंड देना था और उसकी जगह पे आपने बोनस शेयर इश्यू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। डिविडेंड का रिप्लेसमेंट नहीं है, डिविडेंड अलग कॉन्सेप्ट है, बोनस शेयर्स को इश्यू करना अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अ बोनस इश्यू रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस बाय कैपिटलाइजिंग देम। क्या मतलब कि आप जो रिजर्व सरप्लस पे आपका पैसा पड़ा हुआ है, क्या उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हो। जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज बोनस इशू, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, बट हम ई भी पढ़ लेते हैं। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर अ बोनस इशू। क्या बोल रहा है कि शेयर कैपिटल जो है अनचेंज्ड रहता है आफ्टर, ये गलत है ना भाई, शेयर होल्डर्स फंड जो है पूरा शेयर होल्डर फंड अनचेंज रहता है, लेकिन शेयर कैपिटल तो बदलेगा ना। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर्स को, वो तो बढ़ जाता है, रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा, तो ओवरऑल शेयर होल्डर्स फंड तो वही रहेगा, लेकिन शेयर कैपिटल आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई भी गलत है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम डिस्कस करके आ चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज आफ्टर बोनस इश्यू। कौन सा आपका डिक्रीज कर जाता है बोनस इश्यू के बाद, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं भाई। प्रॉफिट सेम है लेकिन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जा रहे हैं, तो ईपीएस, आपने एक चीज पढ़ी थी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग उतनी है पर नीचे के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जा रहे हैं, तो पूरी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर है इसका ईपीएस, ठीक है। नेटवर्थ वही रहती है, कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रहती है, पढ़ के आ चुके हैं, कैश भी वही रहता है, तो आंसर है ईपीएस, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। The market price before issue is 100. What is going to be the percentage reduction in the market price after a bonus issue of 2:1? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है मार्केट प्राइस में कितना रिडक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस अभी का 100 है। अज्यूम क्या करना है, तो दे रखा है मार्केट प्राइस बिफोर बोनस इशू कितना है, 100 है, ठीक है। और एक और चीज़ मान लो इसमें कि अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं बिफोर बोनस इशू वो 100 शेयर्स हैं भाई, कितने हैं, 100 शेयर्स हैं। तो अगर हम 2:1 के रेशो में अगर हम बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हैं, मतलब 2:1 को मल्टीप्लाई करोगे 200 और शेयर्स को इशू कर रहे हैं बोनस, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए अब 300। टोटल नए शेयर्स कितने हो गए, टोटल बोनस था 200, टोटल कितने हो गए नए शेयर्स, टोटल पूरे कंबाइंड शेयर्स कितने हो गए 300 शेयर्स जो मार्केट में जाएंगे।
पहले जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो कितना था भाई, 100 शेयर्स थे पहले और मार्केट प्राइस भी 100 था, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा था 10,000 रुपीज़। कितना था? 10,000 रुपीज़। तो अभी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा भाई? 10,000 रुपीज़ होगा। और 300 शेयर अब हो गए, तो नई मार्केट प्राइस जो होगी उसको MP मान लो। क्या मान लो? MP। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, सिंपल। 100 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो जो नई मार्केट प्राइस आपकी आ गई वो आ गई 33.33। ठीक है, पहले था 100 मार्केट प्राइस, देखो दे रखा है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे दे रखा है, अब हो गई 33.33। क्वेश्चन में पूछ रहा है रिडक्शन कितना हुआ था। अरे बाबा, पहले था 100, अब हो गया है 33.33, तो रिडक्शन कितना हो गया है? रिडक्शन हो गया 66.66 का। और जब परसेंटेज की टर्म्स में निकालोगे तो 66.66 100 का कितना परसेंट है? 66.66% ही तो है। तो इसका मतलब है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66.66% रिड्यूस हो गया मार्केट प्राइस। पहले था 100, अब हो गया है 33.33। ठीक, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखो इनने भी ऐसे कर रखा है, बट मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर का लगभग पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी आ गई है। लेकिन अब हमको सेबी रेगुलेशन भी थोड़े देखने पड़ेंगे। सेबी रेगुलेशन क्यों देखने पड़ेंगे? एग्जाम में सेबी के रेगुलेशन से भी कुछ चीज़ें आ सकती है ना। वैसे तो जो कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन है उसको ओवरराइट नहीं कर सकता सेबी का रेगुलेशन, उसको ओवरराइट नहीं कर सकता, उसको और स्ट्रिक्ट बना सकता है। सेबी का रेगुलेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को, हाँ, लेकिन उसको और स्ट्रिक्ट जरूर बना सकता है। तो क्या रेगुलेशन है सेबी का? ICDR का जो रेगुलेशन है वो क्या है? तो पहला रेगुलेशन तो आपका ये कह रहा है कि इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनीज एक्ट में लिखा था ना, वही देखो सेबी के रेगुलेशन भी वही बोल रहा है ICDR में। ICDR मतलब इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो पहला वाला जो लिखा है इनने रेगुलेशन, एज पर रेगुलेशन 293, ये सेम है जो हमने प्रोविजन में पढ़ा था कंपनीज एक्ट के। इट शुड बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। सेकंड भी सेम है, कंपनी डिफॉल्ट ना करे, किसी भी इंटरेस्ट पेमेंट को या प्रिंसिपल के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट हो चाहे डेट सिक्योरिटी हो, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कंपनी को, और ना ही प्रिंसिपल पे जो रीपेमेंट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा भी वही है कि भाई स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा भी वही है, कोई भी पार्टली पेड अप शेयर है तो पहले उसको कन्वर्ट करो फुली पेड अप शेयर में, उसके बाद ही बाकी नए वाले बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है? ये एक्स्ट्रा है रेगुलेशन में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बस, कि कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर कंपनी का जिसका आप बोनस शेयर्स इशू करने जा रहे हो वो फ्यूजिटिव ना हो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है नीरव मोदी है ना, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो हैं डिफॉल्ट करके भाग गए देश छोड़ के। तो ऐसे डायरेक्टर नहीं होने, ऐसे प्रमोटर या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए कंपनी के। अगर ऐसे हैं तो भी आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब 294 रेगुलेशन की बात करें अगर, ये बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन दी बोनस शेयर्स। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन बताता है कुछ, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, बड़े ध्यान सुनो। बोनस टू होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कह रहा है जब भी आप बोनस शेयर्स को इशू करते हो उस टाइम पे हो सकता है आपके पास कुछ ना कुछ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर्स हो, ठीक है, और हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने वाले हों। ठीक है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब वही होता है कि ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये रेगुलेशन 294 ये कहता है कि जो भी आप बोनस इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हो, इन लोगों के लिए भी जो इनके पास कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है इनके लिए भी रिजर्व कर लो, इनके लिए भी बोनस शेयर्स को रिजर्व कर लो उसी टाइम पे। ठीक है, और जब इनके डेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट होंगे शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स में, तभी इनको बोनस शेयर्स भी इशू कर देना। इनके लिए भी आपको करना पड़ेगा रिजर्व करने। रिजर्व क्यों बोल रहा है? अभी क्यों नहीं कर दे रहे हो आप? अभी कर दो ना, कंपनी कर सकती है ना अभी के अभी बोनस शेयर्स इशू, अभी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी इनके पास ऑफिशियली इक्विटी शेयर्स है ही नहीं, अभी ये डेट के इंस्ट्रूमेंट है, मतलब डिबेंचर्स हैं। जब ये फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, जब ये फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब बोनस शेयर्स को भी इशू कर देना। लेकिन उनका अमाउंट, उनकी ये डिस्कशन, उनका ये कि कितना उनको शेयर्स इशू होने वाला है एज अ बोनस शेयर्स, वो अभी से डिसाइड कर लो, उसको अभी से रिजर्व रख लो। ठीक है, ये बोल रहा है पहले रेगुलेशन में, रेगुलेशन 294 में, रिस्ट्रिक्शन में। दूसरा सोर्स क्या होगा? सोर्स तो हम पढ़ के पहले से आ चुके हैं, वही सोर्स यहाँ भी लिखा है।
भाई फ्री और जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व भी आता है, रिटेन अर्निंग्स भी आता है, एक ही बात है। और CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हो, साथ में SPP, SPR शॉर्टकट में, और CRR यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज़ है जो हमने प्रोविजन में पढ़ा था। डिविडेंड के बिहाफ में आप ये नहीं बोल सकते हो कि डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया, मान लो डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, और बाद में आप ये बोल रहे हो कि नहीं डिविडेंड आप नहीं दे रहे, डिविडेंड की जगह आप क्या काम करो, बोनस शेयर्स रख लो, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इट शैल नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। सुपीरियर वोटिंग राइट्स की बात अगर मैं करूँ तो बोला बोनस इशू ऑफ SVRs, मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट्स क्या होते हैं पहले तो इसको समझो। देखो क्या होता है, हमारे पास कुछ शेयर्स होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, कुछ होते हैं सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स। जैसे मान लो एक बंदे के पास 100 शेयर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक बंदे के पास 100 SVR है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स हैं, और इस सुपीरियर वोटिंग राइट्स है 2:1 के रेशियो में। तो इसका मतलब है इस ऑर्डिनरी शेयर्स वाले बंदे के पास, जिसके पास 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इसके वोटिंग राइट्स हैं 100 शेयर्स के बराबर। जो जिसके पास SVR है, जिसके पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स हैं, जिसके पास 100 SVR हैं, इसके पास वोटिंग राइट्स हैं 200 ऑर्डिनरी शेयर्स के बराबर, क्योंकि जो रेशियो था वोटिंग राइट्स का वो 2:1 था। तो इसके जो राइट्स हैं वोटिंग राइट्स वो 200 ऑर्डिनरी शेयर्स के बराबर इसके राइट है। ये 200 वोट करेगा, ये जो 100 वोट देगा ना तो 200 वोट्स काउंट होंगे, और जो 100 वाला 100 वोट देगा तो 100 वोट ही काउंट होंगे, ठीक है, ये मतलब है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन में बोल रहा है कि जो बोनस इशू करोगे ना SVRs का, टू हैव द सेम रेशियो ऑफ वोटिंग राइट, मतलब जिस रेशियो में उनका जो शेयर्स है, अगर SVR किसी के पास है 100 SVR है, उनको अगर 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करोगे, मतलब 100 एक्स्ट्रा करोगे, तो जो अपने 100 एक्स्ट्रा किए ना वो भी SVR की कैटेगरी में होंगे, वो भी सुपीरियर वोटिंग राइट की ही कैटेगरी में होंगे, उनका वोटिंग जो काउंट होगा वो भी SVR के अकॉर्डिंग ही होगा, ये कहने का मतलब है बस, ठीक है। आगे क्या कह रहा है यार, इसमें एनिमेशन बहुत लगे हैं, रुको एक मिनट, इसको एनिमेशन हटाऊँ मैं, इतने एनिमेशन में, रुको रुको रुको, तब तक आप पढ़ो, रीडिंग करो इसकी, ठीक है। लगे तो एनिमेशन हट जाएंगे ना मेरे, ठीक है, तब तक आपको रिवीजन का मौका भी मिल जाएगा, तब तक पानी भी पी लोगे, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। अब आते हैं भाई 295, रेगुलेशन नंबर 295 में, विच टॉक्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू, इसकी बात करते हैं। ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक सा रेगुलेशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में भी, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको वो चीज़ जो है ऑथराइज करनी चाहिए, किसको, बोनस शेयर्स के इशुएंस को, तभी आप बोनस शेयर्स को इशू कर पाओ। लेकिन अगर ऑथराइज नहीं है तो एक और तरीका है कि एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन इंसर्ट करो इस चीज़ का कि बोनस शेयर्स को इशू करना है, और ये रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा, जनरल मीटिंग में पास होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, बोनस शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से ही आप बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से ही आप क्या कर सकते हो, इस बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड नहीं है कि आप बोनस शेयर्स को इशू करो, तो आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। तो पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब वही रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, उसके बाद ही आप बोनस इशू कर सकते हो। तो पहला केस ये है जब आप डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से ही इशू कर सकते हो, मतलब AOA में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज था बोनस इशू, तो आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बोनस इशू विदिन 15 डेज। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया कि बोनस इशू कर सकते हो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अलाउड है करना, उसके 15 दिन के अंदर, मतलब ये अप्रूव करने के 15 दिन के अंदर आपको बोनस शेयर्स के इशुएंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि बोनस शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा और वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस में, NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, सेलिंग और परचेजिंग के लिए। उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन डेट। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, उसके 15 दिन के अंदर
आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि AOA में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया है ऑलरेडी कि आपको अलाउड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, लेकिन आपको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब बोनस शेयर्स के इशुएंस के लिए। ऐसी कंडीशन में 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तो पहली वाली कंडीशन में 15 डेज का टाइम था, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में आपको याद होगा अगर। और अगर आपका वो है, अगर मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के बाद, ठीक है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के बाद या फिर कह लो अनाउंस करने के बाद 2 महीने के अंदर आपको ये इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा बोनस शेयर्स के इशुएंस का। बस इतना ही है जो आपको इंपॉर्टेंट है, 2 महीने और 15 दिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बोनस इशू। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बोनस इशू के केस में। पहला, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर्स विल गेट बोनस शेयर्स इन सेम प्रपोर्शन एज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कह रहा है कन्वर्टेबल डिबेंचर जो हैं उनको बोनस शेयर्स सेम प्रपोर्शन में मिलेगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा था। ठीक, और बोल रहा है आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर हम पढ़ के आ चुके हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा, जो उनका प्रपोर्शन ऑलरेडी था, ठीक है, उसी प्रपोर्शन में उनको मिलेगा भाई। सेकेंड बोल रहा है बोनस शेयर शैल बी इशूड टू कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो ये हमने बताया था जब टाइम आएगा, जब उनका कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में, तभी उनको बोनस शेयर्स भी इशू कर दिया जाएगा। उसके लिए पहले से आप रिजर्व रख लोगे शेयर्स को। तो बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी दी आंसर। डी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट दी बोनस शेयर्स। ये गलत है, ऐसा नहीं है कि राइट नहीं है, राइट है, रिजर्व करने पड़ते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी दी आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू। देखो कैपिटलाइजेशन इशू तो बोलते हैं, स्क्रिप इशू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन मार्केट में ये शेयर्स को हम स्क्रिप भी बोलते हैं, इसलिए नाम इसका स्क्रिप इशू भी है। बोनस शेयर्स को इशू ही तो कर रहे हो, तो यहाँ पे स्क्रिप इशू भी बोल सकते हो, कैपिटलाइजेशन इशू भी बोल सकते हो। तो बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना स्क्रिप को फॉरेन मार्केट में शेयर्स बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग अ शेयर और फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुली पेड अप। देखो करके आ चुके थे, ये सही है। इट इज प्रोवाइडेड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी आर गोइंग टू बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ के आ चुके हैं हम प्रोविजंस में। अब बात करते हैं भाई अकाउंटिंग एंट्रीज की, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तक आपने सारी डिटेल पढ़ ली पूरी की पूरी, लेकिन भाई एंट्रीज की भी तो बात करेंगे ना, कि अकाउंटिंग एंट्रीज वो कैसे करना है। देखो बड़ा इजी है ये भी। पहली चीज, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया कि बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो, या फिर बोर्ड या फिर वो जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया, किसी भी मीटिंग में अप्रूव हो गया, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ हो। क्योंकि हमने एक केस पढ़ा था जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी अलाउड था बोनस शेयर्स को इशू करना, तो बोर्ड का अप्रूवल इनफ होता है। तो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, मतलब सैंक्शन हो गया है, सैंक्शन ऑफ द इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर्स हो चुका है। सैंक्शन अगर हो गया है तो जनरल एंट्री क्या होगी? सैंक्शन हो गया मतलब हमको कहाँ से पैसा उठाना पड़ेगा भाई? सबसे पहले हम CRR से पैसा उठाते हैं, ये बात ध्यान रखो सब लोग। सबसे पहले पैसा हम यूज़ करेंगे फ्री रिजर्व का नहीं, सबसे पहले हम लिमिटेड रिजर्व का करेंगे भाई। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हमारा रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है ना, सबसे पहले आप इसका अमाउंट यूज़ करोगे CRR का। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को करोगे डेबिट, क्योंकि इसका जो बैलेंस बचा होगा वो क्रेडिट में होगा। इस अमाउंट को यूज़ कर रहे हो भाई, ये कम हो रहा है। ये रिजर्व क्या होता है? जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है, तो इसको करोगे डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को करोगे भाई फिर से डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है आपका जो आपको प्रीमियम पे मिला था, शेयर्स के इशुएंस, जब आपने शेयर का इशुएंस किया था प्रीमियम पे, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है आपका पैसा यहाँ पे, तो वो भी आप यूज़ करोगे। पहले आप CRR यूज़ करोगे, फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज़ करोगे, ठीक है। फिर करोगे डेबिट जनरल रिजर्व, तब जो बचेगा अमाउंट वो आप जनरल रिजर्व का यूज़ करोगे अगर कोई अमाउंट बचा होगा फंड करने के लिए तो, ठीक है। और अगर तब भी पूरी फंडिंग नहीं हुई होगी बोनस के लिए, क्योंकि बोनस तो आप कैशलेस कर रहे हो ना, बोनस का अमाउंट तो कुछ होगा ही, ठीक है, तो अगर तब भी कोई अमाउंट बचा होगा तो आप प्रॉफिट लॉस, इस साल का जो प्रॉफिट आया होगा उससे डेबिट करोगे, उसको अमाउंट यूज़ कर लोगे। बात समझ में आ गई? क्रेडिट क्या करोगे?
क्रेडिट करोगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, बेसिकली ये क्रेडिटर दिखा रहा है आपका, तभी तो क्रेडिट कर रहे हो। ये आपका एक तरह का पर्सनल अकाउंट दिखा रहा है ना, कि शेयर होल्डर्स का अकाउंट दिखा रहा है ये, कि उनको बोनस देने वाले हैं, पर दिया नहीं है अभी, देने वाले हो, इसलिए ये अभी क्रेडिटर्स हैं हमारे, ठीक है, इसलिए इसका अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है भाई। एक तरह का लाइबिलिटी अकाउंट हो गया ना, लाइबिलिटी बढ़ती है तो भाई क्रेडिट ही करते हो, तो क्रेडिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। लेकिन जब इनको सच में इशू कर दोगे, जब इनको बोनस शेयर्स को अलॉट कर दोगे, इनको इशू कर दोगे, जब इशू कर दोगे तो ये जो क्रेडिटर थे आपके, अब ये आपके क्रेडिटर नहीं रहे, इसको क्लोज कर दो। तो देखो क्या लिखा है, डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया आपने, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत हो ना, इसमें डेबिट इस तरह लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, बात एक ही है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बात वही है, लिखने का तरीका अलग है, बात वही है, ठीक है। तो डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो क्रेडिट करोगे भाई, यहीं से अमाउंट तो ट्रांसफर हो रहा है शेयर कैपिटल में, भाई ये जो ऊपर आपने जो अकाउंट खोले थे, यहीं से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, शेयर कैपिटल में। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, सीधे ऊपर वाले लिखो डेबिट वाले, और सीधे नीचे वाला क्रेडिट लिखो, ये बोनस टू शेयर होल्डर तो हट जाएगा ना, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ये इंडिविजुअली एंट्री भी सिखा दिया मैंने, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जब सैंक्शन हुआ, जब अप्रूवल हुआ बोर्ड डायरेक्टर्स का, तो ये एंट्री, जब एक्चुअल में इशुएंस किया तो ये एंट्री, ठीक है भाई। अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स, ये क्या चीज़ है, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो जो आपके पार्टली पेड अप शेयर्स थे, उनको हम फुली पेड अप करके भी बोनस एक तरह से इशू कर सकते हैं। जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, मान लो 100 रुपये का फेस वैल्यू है, 90 रुपये ही पेमेंट हुआ है, 90 रुपये ही मांगे थे, 90 रुपये पेमेंट हो गए, 10 रुपये हमको मांगने हैं, और हम 10 रुपये और ना मांग के उनको एज अ बोनस दे सकते हैं, ये 10 रुपये का बोनस दे सकते हैं कि 10 रुपये हम पे कर रहे हैं एज अ बोनस, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हो, तो सिर्फ आप फ्री रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हो। फ्री रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व अकाउंट आएगा, जनरल रिजर्व को डेबिट कर पाओगे, और पीएल अकाउंट को डेबिट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, जनरल रिजर्व को डेबिट और पीएल को डेबिट, क्योंकि आप बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रोविजन में पढ़ा था पार्टली पेडअप को फुली पेडअप करने के लिए हम सिर्फ फ्री रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, तो यही फ्री रिजर्व्स हैं हमारे। तो जनरल रिजर्व यूज़ कर लो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज़ कर लो, और क्रेडिट क्या कर लो, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये तो हम यहाँ भी करते आ रहे थे। और जब फाइनल कॉल डी होगी, जब फाइनल कॉल मांगने की बारी आएगी, तो एंट्री क्या होगी, हम शेयर कैपिटल में एंट्री पढ़ के आए थे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। बट ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी आपकी, जो शेयर फाइनल कॉल है ये हम पहले कैंसिल कैसे करते थे नॉर्मल सिनारियो में, बैंक अकाउंट डेबिट करके, बट यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे हो, बोनस में फ्री में दे रहे हो, तो ये क्रेडिट तो करोगे आप, पर बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, डेबिट करोगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो बोनस आपने यहाँ खोला हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट किया था ना बोनस टू शेयर होल्डर्स, इसको कर दोगे डेबिट क्लोज करने के लिए, क्योंकि इसको हम बोनस दे रहे हैं, तभी तो बोनस यहाँ पे लिखा था। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कर दिया, तो भाई ये भी क्लोज हो गया, सॉरी ये हाँ फाइनल कॉल आपका जो था, फाइनल कॉल ये आपका ऊपर वाला क्लोज हो गया, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो ही गया, कैपिटल आपका बढ़ ही गया, और ये भी आपका बोनस टू शेयर होल्डर्स भी क्लोज हो गया, ऊपर ओपन किया था नीचे क्लोज हो गया, खत्म एंट्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 to 16 डेटा सेम आपको दे रखा है। डेटा इज फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच के, ठीक है भाई। CRR भी दे रखा है, SPR भी दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है PL अकाउंट का। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बोनस देगी 1:4 के रेशियो में, तो 1:4 का मतलब है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4, मतलब 10,000। कितना बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं, 10,000। 10,000 का मतलब है जो फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, 1 लाख रुपये के बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं। फिर लिखा हुआ है इट इज़ डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व्स, ठीक है, मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए फ्री रिजर्व में, और यही होता भी है जनरली। पहले आप CRR से उठाते हो पैसे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर आप फ्री रिजर्व से उठाते हो। फ्री रिजर्व में क्या आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा और PL का बैलेंस भी आएगा, ठीक है। फंडिंग करने के लिए आपको 1 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपये के शेयर्स आप
एज अ बोनस इशू कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर्स इशूड बाय द भारत लिमिटेड। ये तो हमने अभी निकाल लिया अपने आप ही 1 लाख रुपीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। अगर मैं आपसे जनरल एंट्री पूछूं इस बोनस शेयर्स को इशू करने की जनरल एंट्री क्या है, तो दो हमारे पास एक्टिविटीज़ थी। एक जब हमने बोनस शेयर्स को सैंक्शन कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, तब की एंट्री, और जब एक्चुअली में हमने इशू कर दिया था, तो उन दोनों की एंट्री क्या है, ये है। पहले में हम क्या करते थे, CRR को डेबिट करेंगे। कितना है CRR का बैलेंस 55,000, तो 55,000 यहाँ से फंड कर लोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से 30,000 फंड कर लोगे। टोटल फंडिंग कितने की करनी है, 1 लाख रुपए की। तो भाई 85,000 की फंडिंग हो गई, तो बची कितनी 15,000। 15,000 कहाँ से उठाओगे, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अगर खर्च करने के बाद भी कुछ बच गया होता तो PL का क्रेडिट बैलेंस भी उठा लेते हम, बट अभी ज़रूरत नहीं है, तो जनरल रिजर्व से 15,000 में काम हमारा हो गया। जब आपने एक्चुअली में बोनस शेयर्स को इशू किया तो एंट्री क्या होगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स हो जाते हैं डेबिट, तो देखो यहाँ पे कर दिया भाई डेबिट। और जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये आपका हो गया भाई क्रेडिट। ये क्या हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि भाई बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना है, तो वो क्रेडिट कर दिया। और जो यहाँ लाइबिलिटी बन रही थी ऊपर हमारी, जिसको आप क्रेडिट कर रहे थे, इसको आप क्लोज कर दिया, क्योंकि अब हमने फंडिंग कर ली है और इसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम है, क्वेश्चन देखो सेम है, बट अच्छा क्वेश्चन तो वही है 13, तो हम आंसर कर चुके हैं। 14 वाला भी क्वेश्चन सेम है, मतलब डेटा सेम है, क्वेश्चन में कुछ अलग अलग पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम द CRR टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व, व्हाट शैल बी दी मिनिमम, व्हाट अमाउंट मस्ट बी यूटिलाइज फ्रॉम द CRR। कुछ नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में, वही जो हम करके आ रहे हैं। कह रहा है टोटल आपको 1 लाख की फंडिंग करनी है, ये बताओ CRR से कितना पैसा उठाओगे। तो CRR से हम निकाल चुके हैं, अभी हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी, 55,000 रुपीज़ उठाते हैं, तो 55,000 इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम द रिजर्व दैट आर नॉट कंसिडर्ड फ्री रिजर्व्स। कह रहा कितना अमाउंट उठाओगे उस रिजर्व से जो फ्री रिजर्व नहीं है। तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL भी फ्री रिजर्व होता है। जो फ्री रिजर्व नहीं है वो ये दोनों के दोनों हैं, मिला करके कितना पैसा इससे उठा रहे थे, 85,000 उठा रहे थे। 1 लाख की फंडिंग करनी थी, 85,000 यहीं से उठा रहे थे। यही क्वेश्चन में पूछा है, इस बोनस इश्यू को फाइनेंस करने के लिए जो फ्री रिजर्व नहीं है उससे कितना पैसा उठाओगे। तो भाई इसको मिला दो, इसको मिला के 85,000 आ जाएगा, 55 + 30, 85,000 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट टू बी यूटिलाइज फ्रॉम द जनरल रिजर्व टू फुली फाइनेंस द बोनस इशू कंसिडरिंग द डिसीजन टू अडेयर टू द मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व से कितना पैसा उठाया, तो 85,000 हमने यहाँ से उठा लिया था, बचा 15,000, 15,000 हम यहाँ से उठा लेंगे, तो इसका आंसर है 15,000। ये भी सॉल्व हो गए, करके आ चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा 13 to 16 था ना जो डेटा था, हाँ 13 to 16 हमारा ओवर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड व्हेन बोनस शेयर्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। क्रेडिटेड, ये तो हम करके आ चुके हैं शायद, पता नहीं, चलो करके आ चुके हैं तो बढ़िया, नहीं किया है तो अब कर लेते हैं। जब अप्रूव करेगा बोर्ड, अप्रूव करेगा बोर्ड का मतलब जब सैंक्शन हुआ है इशू, तो CRR डेबिट होता था, ठीक है, फ्री रिजर्व डेबिट होते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता था, क्रेडिट होता था बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो D ऑप्शन इसका आंसर होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री है। और जब एक्चुअली में इशुएंस होता था तो यही बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाता था और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में शेयर कैपिटल हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज़ इश्यूड 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ फेस वैल्यू 10। अ कंपनी हैज़ नाउ बोनस इशूड 1:4, तो 25 एडिशनल शेयर्स एज अ बोनस शेयर इशू करने हैं। कंपनी को कितना पैसा लगेगा, 250 रुपीज़ लगेंगे भाई इसको फंड करने के लिए, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। बोला कंपनी के पास 100 रुपये हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में, 100 रुपये हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, CRR में, 100 रुपये हैं जनरल रिजर्व में, और कोई अमाउंट नहीं है सरप्लस प्रॉफिट में। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व से कितना अमाउंट मिनिमम आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आप वो उठाओगे CRR का बैलेंस। CRR कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये उठा लो। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी 100 रुपये उठा लो, 200 रुपये फंड हो गए भाई, बचे कितने, 50 रुपये। 50 रुपये कहाँ से फंड करोगे भाई, फ्री रिजर्व से करोगे, जनरल रिजर्व से।
तो इसका आंसर होगा 50 रुपीज़ जनरल रिजर्व से फंड कर लोगे, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने इशू किया 100 शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 10, कंपनी हैज़ नाउ इशूड अगेन 1:4, तो 25 शेयर्स कितने रुपए के, 250 रुपये के एडिशनल आपको शेयर्स इशू करने हैं एज अ बोनस। अभी जो शेयर कैपिटल वो 1000 रुपये है, 250 रुपये के और करोगे तो जो नई शेयर कैपिटल बनेगी वो 1250 बन जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कंपनीज ऑथराइज कैपिटल इज 1250। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते, शेयर कैपिटल जिसके ऊपर नहीं हो सकता, तो ऑथराइज कैपिटल 1250 है। और बोनस के बाद भी जो आपकी शेयर कैपिटल है वो 1250 ही होने वाली है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच इज द मिनिमम इंक्रीज रिक्वायर्ड इन द ऑथराइज कैपिटल। कह रहा है ऑथराइज कैपिटल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल में कितना इंक्रीज आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, जब ऑथराइज कैपिटल आपकी 1250 थी और बोनस शेयर इशू करने के बाद भी 1250 ही हो रहा है, तो हम ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करेंगे ही क्यों, नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा 0। अगर हाँ ऑथराइज कैपिटल 1100 होती तो आंसर इसका 150 कर देते हम। भाई 1100 ऑथराइज कैपिटल होती और बोनस करने के बाद, बोनस इशूएंस करने के बाद 1250 हो रहा होता, तो हमको 150 रुपये बढ़ाना पड़ता ऑथराइज कैपिटल। अभी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, अभी 0 आंसर। ठीक है, व्हेन अ कंपनी सैंक्शन द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, सैंक्शन का जनरल एंट्री पढ़ के आ चुके हैं। पूछ रहा है किस अकाउंट को डेबिट करोगे, पढ़ के आ चुके हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो यूज ही नहीं होता है, शेयर कैपिटल तो डेबिट नहीं होता है भाई, सैंक्शन में तो शेयर कैपिटल का काम ही नहीं है। जब इशुएंस होता है तब शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, ये भी गलत। CRR डेबिट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। SPR भी डेबिट होता है और फ्री रिजर्व भी डेबिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंपनी विद अ फुली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख डिसाइड्स टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। ठीक है, कंपनी के पास फुली पेड अप कैपिटल है 50 लाख का और बोनस शेयर्स इशू किए हैं 1:5 में, तो 10 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं रुपए के। ठीक है, यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द CRR, वो तो होता ही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो ठीक है, पहले 10 लाख में से CRR से कितना उठाओगे, 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम से 3 लाख, टोटल हो गया 9 लाख। 10 लाख करनी थी फंडिंग, 1 लाख बचा, 1 लाख उठाओगे जनरल रिजर्व से, 1 लाख उठाओगे जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है जनरल रिजर्व से कितना उठाओगे, 1 लाख। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बोनस इशू शैल रिजल्ट इन व्हाट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला ही आंसर हो गया। नेटवर्थ नहीं बढ़ती है, मार्केट फ्लोट कहाँ कम हो जाएगी। क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं, इंक्रीज इन कैश कुछ नहीं होता है। वेल्थ थोड़ी, नेटवर्थ तो सेम रहती है ना, तो वेल्थ कहाँ से इंक्रीज हो गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सेम रहता है। ठीक है, हाँ, मार्केट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं, वो ऑप्शन है नहीं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। हाँ, ये लिखा ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है। कंपनी हैविंग इशूड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। फ्री रिजर्व नील है, डिबेंचर्स 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, फ्री रिजर्व है ही नहीं, कैश 5 लाख है, फिक्स्ड इतने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने दे सकते हो, ट्रिक क्वेश्चन है ये। जानते हो ट्रिक क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रिजर्व है ही नहीं आपके पास, और ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, ना ही CRR दे रखा है। बोनस इशू करेगी कैसे कंपनी, इसका आंसर होगा कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स। ट्रिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल लिमिटेड इशू विशेस टू इशू बोनस शेयर्स ऑन द डेट ऑफ प्रपोज इशू। फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के। 8 है पेड अप, ओके 8 रुपीज़ पेड अप है। जनरल रिजर्व 30 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, PL का बैलेंस भी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज भी कर रखा है। डेट का स्टेटस भी दे रखा है कि भाई कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स 3 months अगो एंड डिफॉल्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, डिफॉल्ट भी दे रखा है। कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स बताओ, ट्रिक क्वेश्चन है भाई। अगर कंपनी डिफॉल्ट है इस टाइम पे, अब याद करो कंपनीज एक्ट का जो 63 का मैंने प्रोविजन सिखाया था आपको, उसमें बताया था मैंने, कंडीशन ये थी कि अगर आउटस्टैंडिंग डेट है, कोई डिफॉल्ट है कंपनी का, तो वो बोनस शेयर्स को इशू कर ही नहीं सकती है। यहाँ डिफॉल्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व,
प्रॉफिट लॉस का रिजर्व, डेबिट बैलेंस, ये तो नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है भाई? देखो पहली बात तो ये कि 8 पेड अप है यहाँ पे, ये पार्टली पेड अप है। याद करो अब सेबी के रेगुलेशन, पार्टली पेड अप या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, पार्टली पेड अप अगर है तो बिना फुली पेड अप बनाए आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। तो पहला रीज़न तो सिंपली यही हो गया। और दूसरा रीज़न ये डिफ़ॉल्ट कर रही है इंटरेस्ट पे, डिबेंचर्स पे, डेट पे डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी भी बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। तो आंसर है 0, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलो अब ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट अच्छे से। इसी से मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स भी इसी में हैं, एमसीक्यूज भी इसमें हैं, इसको कर लोगे मल्टीपल टाइम रिवाइज, पूरा खत्म हो गया। चाहो तो लेक्चर को भी मल्टीपल टाइम देख लो, ठीक है। डिफिकल्ट चैप्टर है तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के खत्म करो चैप्टर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।